हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर 14 लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। आज के बाद आपका बायोलॉजी नहीं आएगा। यहाँ पर आपका बायोलॉजी आज पूरी तरह से एंड हो गया है। हमने 14 लेक्चर में बायोलॉजी हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट कर दिया है और जो सभी घटना चक्र के क्वेश्चन आए हैं वही, जो बच्चे नए होंगे वो जान लीजिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए होते हैं उनको एक डायग्राम के फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है ताकि आप इसको कम समय में रिवीजन कर सके। मेरा एक ही मोटो रहता है कि आप इस जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो पेपर के समय में कम समय में 1-2 घंटे में पूरा बायोलॉजी रिवाइज कर लें। तो ये अगर 3-4 बार आप पढ़ लेते हैं या वीडियो से ही पढ़ लेते हैं 3-4 बार, तो आपका पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाता है। अब देखिए, आज के बाद जब आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो आपके बाद क्या चलेगा? पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी हम इसी महीने 30 तारीख तक हम पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे कि आपका पॉलिटी खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो चलते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़, अगर अच्छा लगेगा तो आप जो आपका वीडियो ज्योग्राफी वाला है वो भी देख लीजिए, हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट करवाया हूँ। हिस्ट्री वाला है वो भी हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट करवाया हूँ, जाके वहाँ पर देख लीजिए। हाँ, जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं वो छोटे-छोटे वीडियो में अब इंस्टाग्राम पे मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर छोटे-छोटे वीडियो में लगभग एक दिन में 2-3 वीडियो आ जाएगा। वहाँ पर जब यही सब टॉपिक, स्टैटिक जीके, करंट, यही सब वहाँ पर आपका रिवीजन में होगा। ठीक है, तो जो जिनको रिवीजन करना होगा वो ये इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। अब देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है, ये प्रकाश संश्लेषण एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? मतलब बहुत सारे 7 रंग होते हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण किस में सबसे ज्यादा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किस रंग में ज्यादा होता है, ये देखिए आपका आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है, अधिकतम होता है, और द्वितीय अधिकतम किस में होता है? नीले रंग में। और सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम हरे में होता है। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम हरे रंग में होता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लाल रंग में, इसके बाद किस रंग में होता है? लाल रंग के बाद नीले रंग में होता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? लाइट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण मतलब ये भोजन बनाता है पौधा अपना। वाटर लेता है नीचे से और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो और कार्बोहाइड्रेट इसमें क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये भी पूछता है। तो प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट होता है। आज आपका पूरी तरह से प्लांट ही होगा। प्लांट से आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे प्लांट के डिजीज हो, हर चीज यहाँ पर आज हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए, ये 2 चरण में होता है। 2 चरण में क्या होता है? प्रकाश प्रक्रिया, लाइट रिएक्शन होता है। एक लाइट रिएक्शन में होता है और एक अंधकार रिएक्शन मतलब डार्क रिएक्शन में होता है। अगर लाइट रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है? पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में ये होता है। याद रखेंगे, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा यहाँ पर मिलती है और पानी के जो अणु होते हैं टूटकर ऑक्सीजन बनाते हैं और एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। तो ये प्रथम चरण में ये होता है, जो कि लाइट के, जब लाइट होता है तो उस समय होता है, जब लाइट अवेलेबल होता है तो उस समय होता है। तो ये पूछा जाता है कि जो प्रकाश ये होता है ये पत्ती के किस में होता है? तो पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा में। तो ये सब याद रखेंगे। अब देखिए, द्वितीय चरण में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में क्या होता है? तो डार्क में क्या होता है? इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। तो डार्क वाले को, यह बिना प्रकाश के होता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है? एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके
CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो द्वितीय चरण में CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है और यहाँ पर क्या होता है, पहले चरण में ये ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये याद रखेंगे, दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रकाश, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर करें किसकी उपस्थित, अगर प्रकाश संश्लेषण होना है तो किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाई, तो किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए लाइट तो इम्पॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति वाटर से ही मिल जाता है। क्या, वाटर से ही मिल जाता है ऑक्सीजन यहाँ पर, इसीलिए इसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, आपका बी वाला आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो अभी मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, इसके बाद जब आपका ये बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, पैरेलल में आपका MCQ टाइप में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, चाहे मैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा दूंगा या किसी कोचिंग का, चाहे ध्येय का आप बताएंगे या दृष्टि का बताएंगे, जिसका भी बताएंगे उसका मैं टेस्ट करवा दूंगा, जो अभी टेस्ट आया हुआ है सबका वो करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा आपका, और बहुत डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करते हैं दो चीजें होती है, एक बाह्य कारक होता है, एक आंतरिक कारक होता है। बाह्य कारक में कौन सा होता है, प्रकाश होता है, तापक्रम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। ये बाह्य कारक, क्योंकि प्रकाश देखिए बाहर से ही तो आ रहा है। तापक्रम क्या है, बाहर से टेम्परेचर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है पौधों के द्वारा, और जल भी बाहर से, तो ये बाह्य कारक हो गया। आंतरिक कारक क्या होता है, पर्णहरिम। पर्णहरिम क्या होता है, आंतरिक, उसके अंदर, अंदर का कारक होता है, हारा तो उसके अंदर ही हो ना। कोशिका के संचित भोजन की मात्रा, तो कोशिका में जो संचित भोजन की मात्रा है वो आंतरिक कारक है। और पत्ती का आंतरिक संरचना पत्ती पर भी निर्भर करता है। जो कभी भी याद रखेंगे, हर चीज का स्ट्रक्चर एक उसका एम होता है, उसका दिखाया जाता है कि ये किस प्रकार से पौधा है। तो जो जैसे मोटी पत्ती होती है, देखिए जैसे कैक्टस का देखेंगे मोटी होती है, तो वो मरुस्थल में ही रुकता रहता है क्योंकि पानी को ज़्यादा स्टोर करते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, हर चीज़ का एक उसका वो होता है कि उसके पीछे एक कारण होता है, इसके पीछे रीजन होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो पत्ती की आंतरिक संरचना भी ये आंतरिक कारण है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश में निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, किस रंग का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो अभी हमने क्या बताया था, लाल और नीला, याद रखेंगे नीला और लाल का सबसे तीव्र अवशोषण होता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सबसे ज्यादा कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्लोरेला है, याद रखेंगे, क्लोरेला है जो अधिकतम सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, क्लोरेला, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, अगर मैं कहूँ इसका उत्पाद क्या होता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन आपके पेपर में, सिंपल भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो O2 बाई प्रोडक्ट होता है। तो याद रखेंगे O2 क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। अब आवश्यक उपयोगी गैस क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, O2 निकल रहा है और जो आ रहा है वो कौन सी गैस है, CO2 गैस होती है जो आ रही है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में वर्णक कण क्या होता है, जो रंग देने वाला कण होता है वो क्या होता है, क्वांटासोम होता है। क्या होता है, क्वांटासोम, पूछा नहीं गया है लेकिन लिख दिया हूँ, हो सकता है पूछ ले कभी। सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है, हरा प्रकाश। अभी जब से हमने कहा कि
नीला लाल ज्यादा प्रकाश क्रियाशील होते हैं, लेकिन सबसे कम हरा प्रकाश होता है। सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? लाल होता है, इसके बाद नीला होता है, वही जो ऊपर पड़े हैं वही। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में अथवा रात दोनों में होती है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ दिन में ही होती है, नहीं, रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आर्टिफिशियल लाइट से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यहाँ पर देखते हैं। अभी देखिए, पौधों में दो चीजें पाई जाती हैं, दो टिश्यू पाए जाते हैं, एक जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है। आई होप आपको पता ही होगा कि जब जाइलम होता है ये क्या करता है। ये देखिए, अगर मैं इस पौधों को दिखाता हूँ, ये देखिए जल, ये जल जो है ये ऊपर पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाता है। तो ये जल को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो जाइलम जल के पहुंचाने का काम कर रहा है। याद रखेंगे, जाइलम जो होता है वो जल को पहुंचाने का काम करता है। अब फ्लोएम, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक ये अन्य नाम इसका क्या है? जल संवाहक ऊतक होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ये होता है। कार्य क्या करता है? अवशोषित जल को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर देखिए देखिए, जल की अधिकतम मात्रा पौधों की जड़ों की बाल से अवशोषित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, पूछा गया था कि जल कहाँ से अधिकतम, तो पौधों की जड़ों का बाल, ये देखिए काले काले दिख रहे हैं, ये वाला सबसे ज्यादा जल यहीं से अवशोषित होता है। याद रखेंगे, ये जो जैसे किसी अगर पेड़ को आप उखाड़ते हैं या घासी को, किसी छोटे पौधे को उखाड़ेंगे, उसमें देखेंगे रेसे होते हैं छोटे छोटे पतले पतले, तो वो जो रेसे होते हैं वही जल को ऊपर तक पहुंचाता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जल की अधिकतम मात्रा को कौन अवशोषित करता है? तो जड़ों की बाल से ही अवशोषित होता है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब फ्लोएम देख लेते हैं। जा से जल और जा से जाइलम, ऐसे ही याद रख लीजिए, जा से जल ले जाता है, जा से जाइलम। फ्लोएम क्या होता है? फा से फूड, फा से फ्लोएम। बास्ट टिश्यू ये कहलाता है। प्रमुख भाग चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं होती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका सिर्फ कार्य याद रखेंगे, पौधों के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को अन्य भागों तक पहुंचाना। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? इसका काम होता है फूड को पहुंचाना। जाइलम का क्या काम होता है? जल को पहुंचाना। अब देखिए, जैसे यहाँ मैंने क्या कहा कि जड़ों की बाल से अवशोषित होते हैं, ऐसे यहाँ भी एक है, पौधों अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। ये पीसीएस 2000 बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्रदान करते हैं? मुख्यतः मृदा से। अब यहाँ पर ये देखते हैं हम, पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ पर आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक और बताऊंगा ताकि याद हो जाए आपको। पौधे के जीवन चक्र को नियमित और पूर्ण होने अथवा विकार रहित रहने के लिए समुचित विकास हेतु कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 17 आवश्यक तत्व की जरूरत होती है। ये ध्यान से याद रखिएगा, कितने? 17 आवश्यक तत्व की जरूरत होती है। अब देखिए, यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अगर इतना भी याद हो गया कि कौन सा माइक्रो होता है जो दीर्घ पोषक तत्व होता है, और कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, तब भी आपका काम बन जाएगा वहां पर। अब इतना ही याद करिए, ज्यादा मत याद रखिए, सिर्फ इतना ये याद कर लीजिए। एक एक ये याद कर लीजिए, इतना याद कर लेंगे, इसको मत याद करिए। क्यों? क्योंकि अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो अगर इसमें से नहीं आएगा तो इसका यही होगा। तो यहाँ पर कहीं कहीं 17 दिया रहता है, तो आपके घटना चक्र में 17 दिया है, हमने 17 लिख दिया है, 17 पोषक तत्व। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे याद करेंगे? जो दीर्घ, एक दीर्घ वाला याद कर लीजिए, सूक्ष्म वाला रहने दीजिए। अब देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। 3 याद करिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों याद करिए दीर्घ पोषक तत्व। कौन सा? कार्बन याद करेंगे, हाइड्रोजन याद करेंगे और ऑक्सीजन याद करेंगे। यही तीनों पहले याद कर लीजिए। कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए दीर्घ कैसे याद करेंगे, जैसे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ब्रॉड है ना पृथ्वी पर, और वही सब लेते हैं पेड़ पौधे, तो कार्बन बड़ा ही है, ऐसे याद रखिए। हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है, तो और जल में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, तो पृथ्वी पर जल ही जल है, तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अब तीसरा क्या होता है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है तो दीर्घ मात्रा में, ये भी याद रख लीजिएगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दीर्घ में आता है, कितना किस में आता है, माइक्रो में आता है, ये याद रखिए। अब तीनों याद हो गया, अब नीचे तीन याद करेंगे। देखिए आप देखे होंगे, अगर खेती किसानी से बिलोंग करते होंगे आप, एनपीके, एक एनपीके मतलब एक वो आता है, खाद आता है, ठीक है, तो वो सब लोग लेने जाते हैं एनपीके खाद। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, चार तीनों ये याद रखिए, अलग अलग याद करिएगा। पहले कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन याद करेंगे, दूसरा क्या याद करेंगे, ये वाला ग्रुप, इस वाले ग्रुप में याद करेंगे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कितना याद हो गया, 9 होते हैं माइक्रो, ठीक है। तो इतने आपका चार 6 हो गया, तीन और याद करना है। कि कौन सा तीन याद करना है, सल्फर याद करना है, कैल्शियम याद करना है, मैग्नीशियम याद करना है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो माइक्रो होता है, और जब मैग्नीज बोल ले तो ये सूक्ष्म होता है। अच्छा मैग्नीशियम बड़ा वर्ड लग रहा है, यहाँ देखिए वर्ड कौन बड़ा लग रहा है, मैग्नीशियम बड़ा लग रहा है ना, और मैग्नीज क्या है, इसको छोटा 4 ही अक्षर में लिखा गया है, और ये कितने 6 अक्षर में लिखा गया है। तो जो मैग्नीशियम जो बड़ा होगा, कहीं कई बार कंफ्यूज दे दे होगा, वहाँ दे देगा, जो बड़ा में लिखा होगा वो बता दीजिएगा, वो माइक्रो होगा, और जो छोटा में मैग्नीज लिखा होगा वो माइक्रो, एम आई वाला सूक्ष्म वाला होगा। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सूक्ष्म होगा, कौन होगा, माइक्रो, ये मैग्नीज ये सूक्ष्म में होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब तो याद हो गया होगा, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ से याद कर लीजिए, और सल्फर और कैल्शियम, क्या, सल्फर और कैल्शियम, तो सल्फर क्या और कैल्शियम, देखिए सल्फर से सोडियम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सोडियम किसी में काम नहीं आता, न सूक्ष्म में काम आता है न दीर्घ में। 2 बार आपका पीसीएस यही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधे के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसमें सोडियम दिया था, तो सोडियम को आपको गलत काटना था, नहीं तो आप सल्फर से सोडियम कंफ्यूज हो जाएं। सल्फर काम आता है, सोडियम नहीं काम आता, ठीक है। तो सल्फर, कैल्शियम, तो सल्फर कैल्शियम याद रखिएगा, और मैग्नीशियम। तो आप एक बार आंख बंद करके ऊपर के 3 पढ़िए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब एनपीके पढ़ दीजिए, नीचे के 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये ऊपर के नीचे के 3 सल्फर और कैल्शियम। और मैग्नीशियम का तो मैंने ट्रिक बता दिया है कि मैग्नीशियम बड़ा में लिखा गया है तो वो दीर्घ होगा, मैग्नीज छोटा में लिखा गया है तो वो सोच में होगा, ये ठीक है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, ठीक है, इतना सिर्फ याद अगर कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, याद होगा। प्लीज आप ये काम करिएगा, आज ये लास्ट लेक्चर है तो मेरी भी बात मानिएगा। आप कमेंट बॉक्स में यही जितने दीर्घ है, सोच में नहीं, अगर जिनको सोच में लिखने का मन करे वो सोच में भी लिख सकते हैं, लेकिन दीर्घ जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इतना लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं देखूंगा कितने लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं 9, ये मतलब अधिक मात्रा में, मतलब दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व, इनकी जो आवश्यकता होती है पौधों को सबसे ज़्यादा होती है। आप इनको कमेंट बॉक्स में अगर एक बार लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जिन, इसमें क्या होता है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन कम मात्रा में। जैसे आपके शरीर में कुछ पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और बहुत सी चीज़ें होती है हमारे शरीर में जो थोड़ा थोड़ा अगर मिलता रहे तो हमारा शरीर चलता रहता है, वैसे पेड़ पौधे भी होते हैं। बोरान कम मात्रा में आवश्यकता होती है। क्लोरीन, क्लोरीन याद रखिएगा, और कैल्शियम, कैल्शियम बड़ा है तो बड़ा में रहेगा, क्लोरीन कैल्शियम में कंफ्यूज मत होइएगा। कैल्शियम अगर अब पूछे, सीए पूछे तो ये बड़े में, कैल्शियम बड़ा लिखा गया है तो बड़े में आएगा। क्लोरीन सिर्फ 4 अक्षर का लिखा गया है तो ये छोटे में आएगा, ऐसे याद कर लीजिए। तांबा और लौह, तांबा और लौह क्या होता है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है।
मॉलिब्डेनम, निकिल और जिंक। जिंक 2 अक्षर का बना है, निकिल भी मॉलिब्डेनम में, तो ये याद रखेंगे। 3 याद, एक याद कर लेंगे तो इतना याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा सूक्ष्म और ये दीर्घ है। यही अगर याद कर लेंगे तो एक चैप्टर आपका पूरा पोषण वाला खत्म, क्योंकि 90% क्वेश्चन यही दोनों से बने हैं कि कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा दीर्घ है। अब देखिए यहाँ पर अभी एक बार और हम बताते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा। करें दीर्घ पोषक तत्वों के काम। देखिए ये काम बहुत कम पूछा गया है कि किसका कौन सा काम होता है। एक दो का पूछा गया, सबका नहीं पूछा गया है। जैसे यहाँ पर ये वाला RO 2021 में पूछा गया था, सल्फर वाला पूछा गया था, और ये नाइट्रोजन वाला पूछा गया था। RO 2021 में ये भी पूछा गया था। तो सल्फर और नाइट्रोजन यही दोनों पूछा गया था 21 में। और मैग्नीशियम का BO 2019 में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ सिर्फ ये पूछा गया था कि मैग्नीशियम के बारे में कि मैग्नीशियम सूक्ष्म है कि दीर्घ है। तो मैग्नीशियम देखिए बड़ा बना है ना, तो ये दीर्घ होगा। मैग्नीज छोटा होगा तो वो सूक्ष्म होगा। ऑक्सीजन क्या करता है? ये शोषण मतलब इसके कार्य पूछ रहे हैं कि तो ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? शोषण में योगदान देना। अब देखिए कार्बन या CO2 के रूप में, तो कार्बन क्या होता है? CO2 के रूप में प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, ये याद रखेंगे। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन का मुख्य संगठक होता है, ये कार्य करता है संगठक के रूप में। और ये देखिए एक चीज और पूछा जाता है, कभी भी नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधे नहीं लेते हैं, हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं, ये भी याद रखेंगे। नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं तो इतना ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पौधे ले ही लेते नहीं, हमेशा नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो 3 बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। घटना चक्र हमेशा पढ़ा करिए, यहाँ पे जब मैं पढ़ा दूँ इसके बाद जाके जरूर पढ़ा करिए घटना चक्र। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ये 2021 में क्वेश्चन आया है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब पोटेशियम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण, रंध्र का खुलना और बंद होने का काम में ये हेल्प करता है। तो पोटेशियम, जैसे पोटेशियम आपके बॉडी में, अभी हम कल ही बताए थे कि आपके बॉडी में क्या करता है, हार्ट जो BP होता है उसके धड़कन को कंट्रोल करता है, सामान्य बनाने का काम करता है पोटेशियम, जो कि सेब में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ऐसे यहाँ भी है, प्रोटीन की जो रंध्र होता है उसका खुलना और बंद होना। जैसे हमारे यहाँ हार्ट है, यहाँ भी एक रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उसका खुलना बंद होना जो पत्तियों में पाए जाते हैं ना, उसी से पत्तियों से तो सांस लेते हैं। यहाँ पोटेशियम वही वर्क करता है जो हमारे शरीर में करता है, तो ये भी याद रखेंगे पोटेशियम के बारे में। फास्फोरस क्या करता है? कोशिका झिल्ली के कुछ प्रोटीन के संगठक और जड़ों में वृद्धि करने का काम करता है। तो फास्फोरस क्या करता है? जड़ों में वृद्धि करने का काम करता है। सल्फर, सल्फर में ये वाला मत याद करिए, जो द्रव मिथोनिन में उपस्थित होता है, सिस्टीन प्रोटीन, इसमें ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया था। सल्फर क्या होता है? सल्फर सरसों के उत्पादन एवं तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। कौन सा उपयोगी होता है? सल्फर उपयोगी होता है। सल्फर क्या करता है? जो सरसों, जैसे आप सरसों बैठा दिए तो किसी साल वो देखते होंगे कम उसका तेल निकल रहा है, मतलब देखते होंगे तेल बहुत कम, मतलब हो रहा है तेल बहुत। जैसे आप 10 किलो सरसों जो पिराई होती ना, तो पिराने गए, अब वहाँ पर क्या हुआ, 10 किलो सरसों में 2 लीटर 3 लीटर सरसों निकला, तो क्या हो गया, उसमें सल्फर की कमी हो जाएगी। अब वो कोल्हू वाले भैया से बताइए कि इसमें सल्फर की कमी है इसीलिए तेल हमारा नहीं निकला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम कोशिका भित्ति में संश्लेषण, कोशिकाओं में पारंगम्यता, तो ये संश्लेषण में काम आता है ये कैल्शियम। क्लोरोफिल का वर्णक के काम में आता है। क्लोरोफिल के वर्णक में कौन काम आता है? मैग्नीशियम काम में आता है, ठीक है। तो मतलब रंग अंग में मैग्नीशियम। DNA RNA का संश्लेषण भी मैग्नीशियम के थ्रू ही होता है, मतलब मैग्नीशियम भाग लेता है उसमें। अब देखिए यहाँ पर कासकुटा, अमर बेल, अमर बेल क्या होता है? तो अमर बेल के बारे में हमेशा याद रखेंगे। ये देखिए मैं पहले फिगर दिखा देता हूँ, ये देखिए एक पेड़ है, उसी पे ये देखिए काफी येलो येलो आपको दिख रहा होगा, ये अमर बेल होता है। ये क्या होता है? परजीवी होता है। परजीवी मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये जो अमर बेल है
ये इसी पेड़ पर ही निर्भर कर रहा है, इसका कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो जो आप कहेंगे परजीवी आवृत्ति का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों एवं पर्णहरिम का पूर्णता अभाव होता है। अब देखिए इसमें ये येलो कलर का इसमें पत्ती दिख रही है आपको, कहीं पत्ती आपको नहीं दिख रही है। ये सिर्फ इसी जो पेड़ है ये वाला पेड़ को पूरा ढक लिया है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जिसमें पत्तियों एवं पर्णहरिम का पूरा अभाव होता है, इतना इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट, अब ये पेड़ है इसके चारों ओर क्या होता है, इसका तना ऐसे ऐसे लिपट जाता है, इतना पूरा लिपट जाता है कि पूरा छा ही जाता है। और जब लिपट जाता है तो उस स्थान पर मूल निकलकर जाइलम और फ्लोएम में घुस जाता है। वो जो पौधा मेन पौधा होता है उसके जाइलम फ्लोएम में चला जाता है और वहां से हमेशा क्या प्रदान करता प्राप्त करता रहता है, भोजन और पानी प्राप्त मतलब पोषण तत्व प्राप्त करता रहता है और अपने आप को जिंदा रखता है। तो ये याद रखिएगा, अमर बेल जो होता है वो क्या करता है, एक परजीवी पौधा है, जैसे जीवाणु परजीवी ऐसा नहीं होता ये वैसे पेड़ पौधों में भी होता है अमरबेल, ठीक है। तो जैसे आप जीवाणु इसमें परजीवी नहीं पढ़ते हैं कि अभी हम कल ही पढ़ाए थे परजीवी से होने वाले रोग, वैसे यहाँ भी एक क्या करता है अमरबेल परजीवी की तरह काम करता है। ये पूरे जो पौधा नीचे से ये जो मेन पौधा है होता है वो अपना नीचे से जमीन से ले ही रहा है अपना पोषक तत्व, लेकिन ये इसका जो ये मतलब इसके डंठल उंठल हैं ये जाके फ्लोएम में चले जाते हैं इसी पौधे के और जाइलम में चले जाते हैं और अपना पोषक तत्व धीरे धीरे लेते रहते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, तो अमर बेल के बारे में अगर कुछ आ जाएगा तो आपको लिख देंगे ना, तो अमर बेल क्या है, परजीवी पौधा। अब देखिए यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में, अभी हमने क्या पढ़ा, दीर्घ पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था, अब सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे बोरान, बोरान क्या करता है, दलहनी फसलों में गांव के उत्तरदायी होता है। देखिए गांव नहीं गांठ, या गांठ लिखा गया, ठीक है। दलहनी फसल जो होता है उसके गांठ के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये याद रखेंगे जो दलहनी फसलें होती हैं उसके गांठ के, देखिए बहुत सी दलहनी फसलें होती हैं, जैसे आपका कौन सा एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, ये अगर अरहर का एग्जाम्पल दे दूं, अरहर देखिए अरहर मान लीजिए ये पौधा है अरहर का, ठीक है, ये अरहर का पौधा है। अब जी इसको काटते हैं तो नीचे गांठ रहता है, ठीक है। अरहर का पौधा जब काट लेते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा गांठ होता है, उसको नहीं उखाड़ा, उसको जुताई करने के बाद ही वो निकलता है। तो वो गांठ के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, ये बोरान ही जिम्मेदार होता है। अब देखिए क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन करता है। तांबा मेटाबॉलिज्म में पत्तियों के सहायक होता है, पौधों के सहायक पत्तियों में वृद्धि करता है। तांबा कहता है पत्तियों में वृद्धि करता है। लौह क्या करता है, पर्णहरिम बनाने में आवश्यक क्रेब्स चक्र में सहायक होता है, तो पर्णहरिम बनाने में सहायक होता है। जैसे लौह क्या हमारे यहाँ हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, खून को लाल करता है, उसमें भी लौह पाया जाता है। अब यहाँ भी लौह, यहाँ वहाँ हमारे यहाँ लाल कर रहा था हमारी बॉडी में, और यहाँ क्या कर रहा है, हरा कर रहा है। तो पर्णहरिम बनाने में आवश्यक होता है और क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। अब देखिए मैग्नीशियम का छोटा भाई मैग्नीज आ गया, तो मैग्नीज क्या करता है, और यहाँ कैल्शियम का छोटा भाई क्लोरीन आ गया। तो कैल्शियम क्या है, दीर्घ है, क्लोरीन क्या है, लघु है। अब देखिए मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण श्वसन नाइट्रोजन अपचय, तो पादप हार्मोन होते हैं, तो वो सॉरी ये मैग्नीज जो होता है प्रकाश संश्लेषण में श्वसन में नाइट्रोजन के अपचय में भाग लेते हैं। अब देखिए मालिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रोजन उपापचय और पुष्पन में सहायक होता है। निकल क्या करता है, बीजों के अंकुरण में सहायक करता है। जिंक क्या करता है, पौधों की वृद्धि और ऑक्सीजन संश्लेषण करता है जिंक। ये तो हो गया, सिर्फ इसमें यही याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ मत याद करिए। बोरान वाला याद कर लीजिए और लौह याद कर लीजिए, ठीक है। और ये पूरा याद कर लीजिए, सिर्फ निकल, ये मतलब निकल, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, लौह, तांबा, क्लोरीन, बोरान, जिंक, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को। अब देखिए पादप हार्मोन से भी भाई कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक होगा पादप हार्मोन। अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा
सबसे ज़्यादा प्रकाश, सबसे कम प्रकाश कहाँ पे होता है, क्वेश्चन हमने देखा। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पाद होता है, क्या उपयोगी होता है ये। अब इसके बाद हमने यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व, वो दीर्घ पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये दोनों सिर्फ याद कर लीजिए, ये चैप्टर पूरी खत्म ही हो जाएगा, यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है अगर ये इतना याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पादप हार्मोन देखते हैं। परिभाषा क्या होती है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं। मतलब एक जगह बनते हैं हार्मोन और शरीर के अन्य भागों में, मतलब पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित होते हैं। वृद्धि का कार्य करता है, वृद्धि, प्रजनन और अन्य उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट स्टेलिंग ने 1905 में किया था। इन्होंने हार्मोन जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अन्य नाम क्या है, वृद्धि नियामक पदार्थ। अब देखिए यहाँ भी जो मैं बता दूंगा इतना पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अब देखिए यहाँ से बार बार आर यारो 2021 में क्वेश्चन आया है, 2015 में, 16 में, यही यही इतना क्वेश्चन आया है, इतना ये इतना ये पूरे बुक में आप देखेंगे इतने से क्वेश्चन बना है। अब देखिए दो चीज़ों में बताया जाता है, एक वृद्धवर्धक हार्मोन होता है, एक वृद्ध रोधक हार्मोन होता है। देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि वृद्धवर्धक जो हार्मोन होता है, ग्रोथ प्रमोटर जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा सही होता है और जो वृद्ध रोधक होता है वो कम मतलब सही होता है। तो दोनों ही अपने आप में, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं पेड़ ज़्यादा, अगर ये नहीं होगा वृद्ध रोधक तो पेड़ इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते। तो पेड़ कम लंबा भी चाहिए ना, तो मतलब छाँव के लिए तो कम लंबा ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो वृद्धवर्धक होता है उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो वृद्धवर्धक में ऑक्सिन रहता है, जिब्रेलिन होता है और साइटोकाइनिन होता है। तीन हार्मोन बहुत पढ़े, मतलब ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। अब ऑक्सिन का काम क्या होता है, शिखर के प्रधानता को बढ़ाता है। हमेशा याद रखेंगे शिखर पर, मतलब वो कितना लंबा, जैसे लिप्टस का पेड़ देखे होंगे लंबा होता चला जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिब्रेलिन क्या होता है, कोशिका में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, पेड़ पौधे का जो सेल होता है उसमें वृद्धि करता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो ये तीनों ही पूछा गया था कि ऑक्सिन क्या करता है, शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि करता है। देखिए बा आ जाए जिब्रेलिन तो बा से वृद्धि, ऐसे याद रख लीजिए। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, काइनिन कोशिका विभाजन। अब देखिए जो वृद्ध रोधक होता है वो क्या करता है, इसमें एबिसिस अम्ल होता है और एथिलीन, ये दो होते हैं। कौन कौन से, एबिसिस और एथिलीन, ये दोनों होते हैं। अब देखिए वहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस और लोअर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आया था कि कौन सा वृद्धवर्धक होता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन सा होता है, तो वहाँ पर साइटोकाइनिन। या आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, कौन सा ये आपका हार्मोन है, पौधों का हार्मोन कौन सा है, तो वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा। वो ह्यूमन बॉडी के हार्मोन दे देंगे, उसमें बताना पड़ेगा ये प्लांट के हार्मोन है। तो अभी हम जो यहाँ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन पढ़ रहे हैं ये प्लांट के हार्मोन है। जब सिंपल बनाएगा तो यही पूछेगा कौन सा प्लांट के हार्मोन है, कौन ह्यूमन बॉडी के हार्मोन है। अब देखिए एब्सिस अम्ल और एथिलीन, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ये होता है एथिलीन। एथिलीन से क्या होता है, अब इस समय क्या होता है, जो फल होते हैं वो पकते हैं, एबिसिस। अब एबिसिस कहाँ पे पाया जाता है, देखिए ये बहुत अच्छे स्थानों पर पाया, जैसे सूखों के प्रति सहनशील पौधों और सूखों की परिस्थितियों में एबिसिस अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिन्हें जल को संरक्षित करने में मदद करते हैं। जैसे मरुस्थल में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको जल के संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, एबिसिस। ये पौधों को ज़्यादा लंबा नहीं होने देता है। अब देखते होंगे मरुस्थल के पौधे कहाँ ज़्यादा लंबे होते हैं, अगर खजूर को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कम लंबा हो या और जल को संरक्षित करने में ये मदद करता है, एबिसिस। अब देखिए यहाँ पर
कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या किया जाता था? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सभी के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है। कार्बाइड भी प्रयोग किया जाता था, कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन वो भी थोड़ा सा सही नहीं पड़ता था। एथिलीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एथिलीन, कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने क्या क्या हार्मोन पढ़े प्लांट के? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकानिन, ये हार्मोन पढ़े। ऑक्सिन का काम होता है शिखर प्रधानता, जिबरेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, और यहाँ एब्सिसिस अम्ल और एथिलीन ये क्या होता है? दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। एक गैसीय स्थिति में पाया जाता है एथिलीन। अब देखिए, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव यदि पुष्पों की कली में से पुंकेसर निकाल कर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाए तो बीज रहित पैथोरोकोपिक फ्रूट बन जाते हैं। मतलब जो बीज नहीं होते हैं, का देखें टमाटर में बीज होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप जिनको स्टोन होता है, कहते हैं आप टमाटर मत खाया करो। अगर उनको टमाटर खाना होगा तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही बना लेंगे, उसमें बीज नहीं रहेगा। अब देखिए, पादप जनन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दूसरा टॉपिक है। ये वाला टॉपिक में बस इतना अगर पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जाके आप क्वेश्चन करिए, इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं गया है। अब देखिए, पादप जनन, जनन हेतु तो प्रमुख भाग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है जो नर जननांग होता है, अंडप कॉर्पल होता है जो स्त्री जनन। अभी आगे हम पढ़ेंगे इस पे क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, अंडप, ये नीचे अभी हम पढ़ेंगे। पौधों द्वारा अपनी तरह की संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पादप जनन। जैसे मनुष्य करता है वैसे पौधे भी करते हैं। प्रकार क्या होता है? देखिए, यहाँ पर लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल, आसेक्सुअल। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जिसमें क्या होता है? लैंगिक जनन में तो जानते ही होंगे, नर और मादा जो युग्मक जब मिलते हैं तो एक पौधे का जब निर्माण होता है तो वो लैंगिक जनन। वैसे मनुष्य में भी होता है, नर मादा मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नए लैंगिक जनन होता है तो सेम ही होता है, लेकिन एक अलैंगिक जनन पौधों में होता है। ये क्या होता है? एक ही पौधे से बिना युग्मकों के नए पौधों का जब निर्माण होता है तो उसमें को अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, लैंगिक जनन में तो मटर, सूरजमुखी ये सब आ जाती है। इसमें नई पीढ़ी में भिन्नता आ सकता है। कैसे? जैसे नई लैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पौधा है तो दूसरा पौधा जो बनता है तो वो छोटा बड़ा ऐसे हो सकता है। ठीक है, या आप अगर मनुष्य का देखते हैं तो दो हस्बैंड वाइफ अगर दूसरे कलर का हो तो लड़का दूसरे कलर का पैदा हो जाता है, तो उसमें भिन्नता आता है। लेकिन अलैंगिक जनन में, जिसमें आप एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आलू लेंगे, प्याज लेंगे। अगर आलू आपके पास ऐसे है, इसको काट कर दीजिए, कट कर देंगे, इसको ले जाके ज़मीन में गाड़ दीजिए, तो क्या होगा, इससे ही क्या हो जाएगा, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा और नया आलू तैयार हो जाएगा। वो एकदम हूबहू जो काटा गया है वैसे ही तैयार होता है, तो वो सटीक प्रतिलिपि बना देता है। तो किस में होता है अलैंगिक जनन? आलू में होता है, प्याज में होता है, शैवाल में होता है। यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है। कोई प्याज देखते हैं छोटे, या लहसुन देखते हैं, किसी गाड़ देते हैं, नया लहसुन प्रदान हो जाता है, बड़ा लहसुन प्रदान हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, वो सब लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक और अब देखिए, लैंगिक जनन में बीज व फल के माध्यम से होता है लैंगिक जनन। अभी ये बताएंगे यहाँ पर पूरी तरह से हर चीज। अब यहाँ पर क्या होता है, जड़ और तना पत्ती से हो सकता है। यहाँ पर अलैंगिक जनन क्या होता है, ये देखिए, तना से कैसे होता है, जैसे गन्ने का खेत है तो गन्ना ऐसे थोड़ा थोड़ा काट देंगे बीच से, तो ये टुकड़ा टुकड़ा बन जाता है, इसको ले जाके जमीन में गाड़ देंगे, तो वो क्या करता है, तना से भी अलैंगिक जनन, तो वो अलैंगिक जनन होता है। पत्ती से भी, तना से भी ये सब होता है, जड़ से भी अलैंगिक जनन। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये फूल दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँ, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना हमारे पेपर में पूछता है उतना ही जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल बताने लगेंगे तो 2 घंटा बीत जाएगा, खत्म नहीं होगा। देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी में आप देखते होंगे स्त्री, मेल और फीमेल ये सब होते हैं।
जो मेल होता है वो क्या करता है, स्पर्म में होता है उसका। यहाँ भी क्या होता है, मेल और फीमेल होता है पौधों में भी। तो यहाँ पर देखिए इनका भी एक स्पर्म होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ इसी फूल में कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। आपको ये जो किनारे किनारे ये वाला दिख रहा होगा, ये क्या है, मेल है, याद रखेंगे ये मेल है। और जो ये बीच वाला दिख रहा है, ये वाला बीच वाला, ये हरा वाला, ये क्या है, फीमेल है। याद रखिएगा ये किनारे वाला क्या है, मेल है, और जो बीच वाला है उसको क्या कहते हैं, फीमेल। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये जो ये बीच वाला है, ये पूरा क्या कहलाता है, पिस्टल कहलाता है। याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो पौधों में, फूलों में जो मादा होते हैं उसको क्या कहलाता है, वो किससे किससे बनता है, वो स्टिग्मा से बनता है, स्टाइल से बनता है, ओवरी से बनता है। अब पूछेंगे ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होता है। जो ये ऊपर वाला एकदम भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, जिसको वर्तिगाग्र कहते हैं। और वर्तिगाग्र किस में होता है, फीमेल में। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये फीमेल बता रहा हूँ, ये याद रखिए, ये जो ये गोल सा ये है, ये फीमेल है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं वर्तिगाग्र मेल में होता है कि फीमेल में, तो फीमेल का पार्ट होता है। जो स्टाइल क्या होता है, तो ये जो बीच वाला पाइप होता है, ये पाइप दिख रहा होगा, इसको स्टाइल कहते हैं। याद रखेंगे, बीच वाला पाइप होगा, स्टाइल कहते हैं। ओवरी क्या होता है, जैसे मादा में, जैसे मनुष्य में अगर देखा जाए हम, तो वहां भी ओवरी होता है। तो ऐसे भी यहाँ भी क्या होता है, पौधों में भी फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। तो यहाँ पर अगर जो फीमेल वाला, अगर मैं मेल बोल दिया हूँ तो सॉरी, ये फीमेल वाला ही है, ठीक है। तो फीमेल ही बता रहा हूँ मैं। फीमेल में ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ये बीच वाला क्या होता है, स्टाइल होता है। और ये क्या, ये जो गोल सा ये होता है, ये क्या होता है, ओवरी होता है, ये वाला बीच वाला, तो ये ओवरी होता है। तो ये फीमेल का पूरा पार्ट होता है ये वाला। इसी को जब तीनों मिल जाते हैं तो वो पिस्टल बनाता है। क्या बनाता है, पिस्टल। अभी हम बताएंगे कैसे ये स्टिग्मा पर ये मतलब जनन होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या, हमने क्या पढ़ा, फीमेल वाला पढ़ा, फीमेल वाला हम पढ़ लिए। अब हम मेल वाला पढ़ते हैं, तो ये अब हम मेल वाला पढ़ेंगे। मेल वाले में देखते हैं, मेल वाले में ये जो किनारे किनारे आपको दिख रहा होगा, ये मेल होता है। तो ये क्या कहते हैं, स्टेमन। ये मतलब मेल वाले को क्या होता है, स्टेमर। इसके अंदर क्या होता है, जो ये येलो कलर का आपको ऊपर दिख रहा होगा, येलो वाला कलर, इसको कहते हैं एंथर कहते हैं। और बीच वाला है पोलन ग्रेन, पोलन, यही एंथर के अंदर ही पोलन स्थित होता है, उसको पोलन ग्रेन बोला जाता है। यही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाता है, अभी देखेंगे जो कैसे जाएगा। और ये जो आपका नीचे वाला ये पूरा पड़ा है, जिसमें स्टाइल, यहाँ पर तो स्टाइल हो गया था, और ये जो पूरा पड़ा है उसको क्या कहते हैं, उसको फिलामेंट कहते हैं। ये हो गया। अभी ये क्वेश्चन जो बीपीएससी में 2022 में आया है, इसको हम नहीं करेंगे, ये जब पूरा कर लेंगे तब आप उसको खुद ही बता देंगे। अब देखिए, ये देखिए, अब यहाँ जो बड़ा वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखिए ये वाला जो बीच वाला है, ये क्या है, फीमेल का पार्ट है। पौधों फूल में भी फीमेल मेल का पार्ट होता है। तो ये जो बीच वाला है किसका, फीमेल का पार्ट होता है। और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तीनों इधर वाला पार्ट, ये क्या होता है, मेल के पार्ट होते हैं। फीमेल के ऊपर स्टिग्मा होता है, ये ट्यूब होता है, इसको स्टाइल कहते हैं, याद रखिएगा, ये स्टाइल में ही ट्यूब होता है। ये अब यहाँ पर देखिए, ये तो पता चल गया। और यहाँ पर कुछ बना था, सेपल। सेपल क्या होता है, नीचे जो यहाँ पर इसको मतलब वो दिया है, सपोर्ट दिया है, उसको सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और नीचे यहाँ निकाल के बनाया गया है वो भी उससे। अब यहीं पर देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ भी सेपल सही है। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, कैसे ये होता है रिप्रोडक्शन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मतलब यहाँ पर कि किस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, परागकण कैसे होता है। पहले यहाँ पर जब अगर हम ये पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। परागकण हुआ, एक फूल के पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण वर्तिगाग्र पर जब होता है, उसे परागण कहते हैं।
तो परागण क्या कहलाता है? जो पराग कोश से, अब पराग कोश से क्या होता है पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ये पॉलन ग्रेन, ये क्या होता है? पॉलन ग्रेन, ये देखिए, ये एक मिनट, हाँ, ये यहाँ से क्या होता है, ये मेल वाला है, मेल वाला पार्ट है। अब मेल वाला जो पार्ट होता है ये कहाँ पे जाता है? फीमेल के पार्ट में जाता है। फीमेल का कौन होता है? स्टिग्मा होता है। जब मेल वाला ये उड़ के चाहे पक्षियों के द्वारा, चाहे मक्खियों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, या हवा के द्वारा, किसी के द्वारा भी चला जाए, अभी बताऊंगा कितने प्रकार से जाते हैं। तो ये जब ये के पॉलन ग्रेन क्या करता है? पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाता है? एंथर वाले पार्ट से। कहाँ से? ये देखिए, मैं पहले देखिए, एंथर वाले पार्ट से। ये है पूरा ए एंथर वाला पार्ट है। जब एंथर वाले पार्ट से कहाँ पे जाता है? ये स्टिग्मा पे, स्त्रियों के स्टिग्मा पे जाता है। तो ये जब यहाँ से यहाँ पे जाता है तो क्या कहता है? तब यहाँ पर इनका युग्मनज होता है। ठीक है, मेल और फीमेल बनते हैं। फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है अंडाशय में, और यहाँ से एक नए बीज का निर्माण होता है। तो ये याद रखेंगे। कहाँ से जाता है ये? तो ये भी याद रखिएगा, ये पोलन से निकलता है। पोलन से क्या निकलता है? पोलन ग्रेन निकलता है। और पोलन ग्रेन कहाँ पे जाता है? ये स्टिग्मना पे जाता है। इसी स्टिग्मना पे जाता है, इसमें जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, परागण की परिभाषा क्या होता है? तो पराग कण, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। इस यहाँ से पराग कण निकलता है, याद रखेंगे, पराग कण, यहीं से पराग कण निकलेगा और कहाँ जाएगा? पराग कण का पराग कोश से कुलोम छिद्र, कुलोम छिद्र वर्तिकाग्र, जिसको वर्तिकाग्र तक पहुंच स्थानांतरित होने की क्रिया। तो याद रखेंगे, ये जो परागकण होता है, पोलन ग्रेन होता है, यहाँ से वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित हो जाता है तो उसे परागण कहते हैं। ये यही इसका मीनिंग हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये कितने प्रकार से हो सकता है। इतना तो आप सबको समझ में आया कि जो परागकण होता है, परागकण, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। तो यही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर अगर देखते हैं, ये देखिए, पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन, परागकण जिसको हिंदी में बोलते हैं, पोलन ग्रेन का कहाँ पे जाना? स्टिग्मा पे जाना। स्टिग्मा पे जाना या वर्तिकाग्र पर जाना, यही होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम पौधों में। अब देखिए, यही चाहे ये मक्खियों से हो, किससे भी हो, यही कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है? ये तो बीपीएससी में क्वेश्चन ये बना था, सिंपल क्वेश्चन बना था, लेकिन आपके एक बार पेपर में ये कहाँ पे बना था? एमपीपीसीएस में ये बना था, ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए, एमपीपीसीएस 2019 में बना था, तभी भी बताते हैं। आप देखिए, ये जो परागण होता है, ये पोलिनेशन जो होता है, कितने प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जैसे एक फूल है, तो ये आपको दिख रहा है, ये एक फूल है। क्या होता है? ये मेल वाला जो पार्ट होता है, ये पॉलन ग्रेन क्या जाता है? स्टेगुना पे जाता है। तो इसी फूल में मेल वाला इसी फीमेल के अंदर चला जाता है, तो वो ऑटोगैमी पॉलिनेशन कहलाता है। ये याद रखेंगे, यही पूछा जाता है आपके पेपर में, यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि ऑटोगैमी क्या होता है। तो ऑटोगैमी बताएंगे जब एक ही फूल के एक मेल से उसी फूल में दूसरे, मतलब एक मेल से उसी फीमेल में, उसी मेल से उसी फीमेल में परागकण जाता है, पॉलन ग्रेन जाता है स्टिग्मा पर, तो वो ऑटोगैमी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही मेल है और एक ही में है, अलग थोड़ी है, ये जा रहा है यहाँ पर स्त्री के, तो ये क्या कहलाता है? ऑटोगैमी कहलाता है। अब देखिए, गैट्रोनो गैट्रोनोगैमी क्या होता है? गैट्रोनोगैमी क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हिंदी इसमें ये पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा है, जब परागकण पॉलिन ग्रेन एक ही फूल के पुंकेसर से, इस पुंकेसर मतलब ये आपका एंथर, एंथर क्या होता है? एंथर तो यही होता है ना, एंथर ये पीला वाला पार्ट है, तो एंथर से ही तो जा रहा है यहाँ पे, ये स्टिग्मा पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ अब एक ही पुंकेसर से उसी फूल के वर्तिकाग स्टिग्मा पर जाता है, स्थानांतरित होता है, तो उसको ऑटोगैमी कहलाते हैं। मतलब ये ऑटो मतलब क्या? उसी में हो जाता है, क्या?
मतलब स्वपरागण, तो उसी में हो जाता है। तो मटर में और टमाटर में ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ पर? मटर टमाटर में। अब गैमेटोगैमी कहाँ होता है? जब परागकण पॉलिन ग्रेन एक ही पौधों के एक फूल के पुंकेसर से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस फिगर को देखिए, आप समझ में आ जाएगा। ये मेल वाला पार्ट है, मेल वाला यहाँ ना जाके ये कहाँ पे चला गया, ये यहाँ नहीं गया, यहाँ पे दिखाते हैं। ये वाला मेल वाला पार्ट है, यहाँ नहीं जाके ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। जब यहाँ पे चला गया तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गैटोनोमी पोलिनेशन। तो याद रखेंगे ये, इसको गैटोनोगैमी पोलिनेशन। तो याद रखें, गैटोनोगैमी क्या होता है? जब एक फूल का मेल दूसरे फूल के फीमेल पर जाता है, तो फीमेल मतलब स्टिग्मा पर जाता है। यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे जा रहा है? दूसरे स्टिग्मा पर जा रहा है, तो वो गैटोनोगैमी कहलाता है। ये तो हो गया, ठीक है। एक तो एक ही में हो गया, एक अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे नीचे, ये क्या है? परागकण, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ये भी अलग अलग है, ये तो और अलग है। जब परागकण की वह क्रिया जिसमें एक फूल के पुंकेसर एंथर से परागकण जो पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर सॉरी स्थानांतरित होता है, तो यह परागकण दो अलग अलग पौधों के बीच में होता है, तो यह कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन या एलोगैमी भी कहते हैं। परजीवी परागकण, परजीवी परागकण क्या होता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी जीव के माध्यम से भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले हमने क्या देखा, इसी का इसी में देखा, यहाँ से यहाँ देख लिया। अब क्या होता है, ये पूरा पौधे का भाग ये यहाँ चला गया, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। तो ये भी याद रखेंगे कौन सा क्रॉस होता है। ये गैनोटिव, आप देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक ही पौधे के एक ही पुष्प के, याद करें क्या रहे हैं, एक ही पौधों के एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के, कह रहे हैं उसी पौधे के दूसरे पुष्प से। यहाँ देखिए, पौधा तो वही है लेकिन इसका दूसरा फूल ये है, तो यही तो गैनेटोगैमी कह रहा है, इसी की बात कर रहा है। तो वो क्या कहलाता? स्थानांतरण कहलाता है सजातीय पुष्पीय परागकण कहलाता है। तो याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है एक ही पौधों के एक पुष्प से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तो ये याद रखिएगा, ये सजातीय परागण का सजात पुष्पी परागण, इंग्लिश में इसको लिखना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन के प्रकार, क्रॉस पोलिनेशन के प्रकार क्या होता है? पवन द्वारा भी हो सकता है, उसको एनिमोफेली कहते हैं, याद रखिएगा एनिमोफेली कहते हैं। और कीट से अगर होता है एंटीमोफेली कहते हैं, और पानी से होता है तो हाइड्रोफाइली कहते हैं, पक्षी से होता है तो ओर्निथो कहते हैं, जानवर से होता है तो जूफेली कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा किन किन से हो सकता है, जानवर से भी हो सकता है, पक्षी से, पानी से, कीट से, पवन से, इन सब से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर चमगादड़ हुआ, मधुमक्खी हुआ और पक्षी हुआ, ये परागणकारी होते हैं। आईएएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या होते हैं? तो ये परागणकारी होते हैं। चमगादड़ हुआ, चाहे मधुमक्खी हुआ, चाहे पक्षी हुआ। अब देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो फूल होता है। याद रखेंगे जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ये फूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्प लिख दे रहा हूँ, ये क्या होता है? फूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फूल पुष्प। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुष्प होता है। यहाँ पर देखते हैं बीज के अंकुरण के लिए कौन सी तीन परिस्थितियां महत्वपूर्ण है। तो बीज के अंकुरण के लिए कौन सी महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं? पानी भी चाहिए, उचित तापमान भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, पानी भी चाहिए, उचित तापमान, ऑक्सीजन, लेकिन एक चीज नहीं चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जैसे आप चने भिगोते हैं 2-3 दिन न रखिए, रूम के अंदर ही रखे रहिए, तब भी उसमें क्या हो जाएगा? अंकुरण हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? प्रकाश मिला? नहीं मिला प्रकाश, तो आप अपने रूम में रखे हैं, कैसे हो गया? तो याद रखिए उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तब भी वो क्या होता है? हो जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती बीज के अंकुरण के लिए।
बहुत लोग लगा देंगे प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं होती। पानी की दे देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं देंगे तब भी चलेगा। पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन की। बीज जो प्रतिवर्ष बदलता है संकर बीज कहलाता है। देखते हैं ना, हाइब्रिड बीज आता है, चाइनीज बीज आता है, हर एक चीज नया नया। एक भिंड बैठाएंगे उसमें पूरा मतलब इतना हाइब्रिड का चीज आ रहा है, कोई भी सामान हाइब्रिड का आ रहा है, चाहे जितना खाना चाहिए उतना। अगर हाइब्रिड ना आता या संकर नहीं आता तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखिए पादपों का आर्थिक महत्व क्या है। जैसे लास्ट ये एक चैप्टर और बचेगा, उसका डिजीज देख लेंगे, पादपों का ये देख लेंगे, बस आपका हो जाएगा। सूरजमुखी वनस्पतिक नाम क्या है? हेलियंथस एनस इसका नाम है। उत्पादक तेल क्या? वसा की अत्यंत कम मात्रा, हृदय रोगियों के हेतु लाभप्रद होता है। या टापा कपड़ा, टापा कपड़ा ये तो आपका नोट है, ये पूछा गया था 2021 में। अभी टापा कपड़ा बनाने हेतु शाहतूत परिवार मोरेसी, ऑप्शन में यही मोरेसी दिया था, मोरोसी के पौधे का आंतरिक छाल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, टापा कपड़ा बनाने में शाहतूत परिवार के पौधे का आंतरिक छाल का प्रयोग किया जाता है, जिसको मोरोसी कहते हैं। अब देखिए वनस्पतिक नाम क्या है? मंजीफेरा इंडिका इसका नाम आम का वनस्पतिक नाम है। किस्म क्या होता है? हापुस होता है, दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, चौसा होता है, आम के किस्म होता है। केसर, बादामी ये भी आम के किस्म होते हैं। रत्ना आम कैसे बनता है? जो नीलम आम होता है और अल्फांसो आम होता है, इसके क्रॉस से रत्ना आम क्रिएट किया गया है। रत्ना आम कैसे? नीलम और अल्फांसो के क्रॉसेस तैयार किया गया है। अब देखिए काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति होती है, इसमें इसकी खासियत होती है, इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू होती है मार्केट में। अब देखिए यहाँ पर 2002 में ये पूछा गया था, स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो अल्फांसो आम था तो इसलिए हमने ये भी लिख दिया, यहीं लिख दिया कि स्पॉन्जी एक टिश्यू होता है, एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अब देखिए CO 1148 ये गन्ने की एक फसल होती है। सरसों क्या होती है? वरुड़ा की फसल। वरुड़ा किसकी फसल होती है? सरसों की। मटर की फसल का सपना, ये मटर की फसल होती है। कौशल ये मूंगफली की फसल होती है। तो ये फसल याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछ लेता है ये कौन सी फसल है। अब देखिए उत्पाद और सूरत, अफीम किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। हींग किससे? अब देखिए हींग आप सोच रहे होंगे कि पत्थर उत्थर से प्राप्त होता होगा, हींग हमेशा जड़ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। शिलाजीत जो होता है वो पत्थर से प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। या कभी पूछ ले हींग कौन सा पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, तो हींग पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। रबड़ तने से, कुनैन छाल से, मलेरिया की दवाई में उपयोग आता है कुनैन, ये छाल से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कुनैन कहाँ से प्राप्त हुआ? जो मलेरिया की दवा है वो छाल से प्राप्त होता है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम। अब देखिए पाइन हुआ, फर हुआ, स्प्रूस हुआ, सेडार हुआ, लार्च हुआ, साइप्रस हुआ, ये अनावृत जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्पर्म कहलाते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इतना तो हो गया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है। देखिए जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनके बीज क्या होते हैं? खुले होते हैं, बीज बाहर ही होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म भी होते हैं। तो याद रखिए जैसे जिम्नोस्पर्म होते हैं वैसे एंजियोस्पर्म होते हैं, याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है? इनके बीज जो होते हैं वो अंदर होते हैं। याद जैसे क्या होता है? आम देखे होंगे, बीज कहाँ होते हैं? अंदर ही होते हैं ना उनके बीज। तो याद रखिए जैसे आम हो, बहुत से फल होते हैं जिनके बीज अंदर होते हैं, वो अंदर ऐसे याद कर लीजिए, अंदर एन लिखा गया ना, एन लिखा गया ना, तो अंदर। तो एंजियोस्पर्म जिनके बीज अंदर होते हैं, और ये जिम्नोस्पर्म जिनके बीज बाहर होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिनके बीज अंदर होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, जो
पाइन होता है, फर होता है, स्प्रूस होता है, सेडार होता है, लार्च होता है, ये सब जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तुलसी के पौधों में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तुलसी के पत्ते में अर्क और फ्लेवोनॉइड, सेपोनिन, ग्लाइसिड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों को में वृद्धि करते हैं। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लिया गया था कि इसमें क्या होता है, तो ये फ्लेवोनॉइड वहाँ पर पूछा गया था। याद, यही फ्लेवोनॉइड पूछा गया था कि तुलसी के पौधों में क्या होता है जिसके कारण उसको औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, तो फ्लेवोनॉइड होता है। अब देखो पेट्रोक्रास, पेट्रोक्रास में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और लिपिड मोम जो होता है वो होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे जिट्रोफा या रतनजोत, इसी जिट्रोफा को रतनजोत बोलते हैं। पेट्रोक्रॉप्स के पौधे में कौन आता है, जिट्रोफा आता है। जैसे गन्ना और मक्का एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, तो गन्ना और मक्का से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं चिलगोजा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता है, यह पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है। तो चिलगोजा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है और यह पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है, पाइन के बीज से। 2009 में आया था चिलगोजा। ब्राह्मी क्या है, मस्तिष्क का टॉनिक होता है, सदाबहार, मधुमेह दूर करता है। ब्राह्मी क्या, एक प्रचार नहीं आता उसमें हिमगंगे, उसमें ब्राह्मी सब कुछ मिला रहता है, पता नहीं क्या क्या, तो वो मस्तिष्क का टॉनिक होता है। तो मस्तिष्क का टॉनिक ब्राह्मी होता है, सदाबहार, ये मधुमेह दूर करता है। पुदीना हो पाचक के लिए, खाने के बाद आप पुदीना की चटनी नहीं खाते या खाने के समय पुदीना की चटनी, तो पुदीना की चटनी क्या होता है, खाने क्यों खाया जाता है, क्योंकि खाना पच जाए। या पुदीने की गोली भी आती है। तुलसी क्या होता है, कफ को, जब कोरोना हुआ था देखते हैं तुलसी का पौधा बार बार क्या करते थे, खाते थे पत्ती। अब देखिए यहाँ पादप उत्पाद, जब पेड़ पौधे से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है, कपूर होता है, बनीला होता है, कसानी, ये पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। कट्टू का आटा वकवीट नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। वनस्पतिक नाम क्या होता है, फैगोपाइरम। तो कट्टू का आटा, यही क्वेश्चन फैगो, ये नहीं पूछा गया था कि वकवीट नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, पूछा गया था किससे प्राप्त किया जाता है, उसका वनस्पतिक नाम वहां पर दे दिया गया ऑप्शन में। तो कट्टू का आटा फाइगोपाइरम से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं शीतल पेयजल, जो आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या चाय पत्ती, जब चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है, 2017 में क्वेश्चन आया था। समुद्री खरपतवार आयोडीन का स्रोत होता है। केसर मसाला वर्तिगाग्र से प्राप्त किया जाता है। जो केसर होता है, जो वर्तिगाग ऐसे नहीं होता, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे वर्तिगाग, जो यहीं केसर ऐसे निकला रहता है, ठीक, ऐसे निकला रहता है, यहीं से केसर प्राप्त किया जाता है। तो वर्तिगाग्र से, स्टिग्मा से ही केसर प्राप्त किया जाता है। हींग क्या है, वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो हींग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जड़ से, वृक्ष के जड़ से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए तत्व की कमी और रोग। अब देखिए प्लांट के कुछ डिजीज हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जिंक की अगर कमी हो जाती है, धान में खैरा रोग हो जाता है। कौन सा, खैरा रोग हो जाता है। अगर जिंक की कमी हो जाती है तो मक्के में कौन सा रोग होता है, मक्के में सफेद कली रोग हो जाता है। जिंक की कमी हो जाती है तो नींबू में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। बोरान की कमी हो जाती है तो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग। बोरान की कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट हो जाता है। तांबा और या कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, डाईबैक वाला याद रख लीजिए, डाईबैक। अगर तांबा या कॉपर की कमी हो जाती है तो नींबू में डाईबैक है। मॉलिबेडनम की पत्ता गोभी में बीट पटेली रोग हो जाता है। बाजरा में कौन सा रोग होता है, अर्गट रोग होता है। मटर में बुकनी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है, ये भी होता है। चना उकठा, चना में उकठा या बिल्ट रोग हो जाता है। अब देखिए वायरस संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं को भी वायरस संक्रमित करते हैं, कवकों को, फंगस को भी, और पादपों प्लांट को भी करते हैं पादप संक्रमित। पादप तो सबको संक्रमित कर सकते हैं। पादप रोग कौन, खट्टे नसार, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का सेहू रोग, ये जो पादप रोग है और ये कारक है। तो ये जैसे जो खट्टे नसार होते हैं उसको जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा, गन्ने का जो लाल सड़न होता है वो कवक के द्वारा। देखते हैं गन्ना, आप खेत में जाते होंगे, कई कई गन्ना जो नीचे होता है वो रेड हो जाता है, वो मतलब वो
अच्छा नहीं होता है, वो बेकार हो जाता है गन्ना। तो उसमें क्या होता है, फंगस कवक के द्वारा होता है। जो गन्ना है रेड, एक तो रेड पूरा गन्ना ही होता है, वो नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे हरा जो गन्ना आता है, जो मतलब देसी गन्ना आप कह सकते हैं, उसमें नीचे रेड रेड कलर का हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एथलीट फूट वूट जिसके कारण होता है। वैसे ऑक्सीजन की कमी से आलू का कृष्णकांत रोग, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। सूत्रकृमि संग नेपिटोडा, गेहूं का सेहू रोग। गेहूं का सेहू रोग किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। अब देखिए फसल और रोग, सरसों में क्या है, सफेद गिरोई या सफेद किट्टा रोग। बाजरे में कंडुआ रोग हो जाता है। मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। तो सरसों में गिरोई, सफेद गिरोई, बाजरा में कंडुआ रोग हो जाता है, मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। गेरुई रोग गेहूं में भी पाया जाता है। करनाल बंट रोग गेहूं के फसल का है, तो याद रखिएगा गेरुई रोग कहाँ पर, गेहूं में भी पाया जाता है। करनाल बंट बहुत ज्यादा, देखिए आर ओ 2016 में पूछा गया है कि करनाल बंट, तो करनाल बंट गेहूं का रोग है। गेरुई रोग भी रोग है। सफेद किट्टा, सफेद गेरुई, ये सरसों का है। गेहूं की फसल में कवक जनित रोग कौन सा होता है, काला किट्टा। ब्लैक रस्ट जो होता है वो कवक जनित होता है, तो ब्लैक रस्ट पूछा जाता है। तो ब्लैक रस्ट किससे होता है, ये कवक जनित रोग होता है। स्मट, स्मट भी गेहूं का कवक जनित रोग है, फंगस से होता है। अब यहाँ पर देखिए धान के टुंगरों विषाणु प्रसारित होता है। धान धान का टुंगरों विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदकों द्वारा, फुदके द्वारा, तो ये भी याद रखेंगे। प्लांट रोग, जो प्लांट रोग फैलते हैं किससे किससे, 2018 में क्वेश्चन आया है। जैसे प्लांट रोग, प्लांट में जो रोग हो जाते हैं किसके किससे फैलते हैं, तो वो पक्षियों से। एक एक प्लांट मतलब रोग ग्रसित है, इसके बाद कहीं दूसरी, वो किसी दूसरे प्लांट पे चला गया, या कहीं भी कोई ऐसा मतलब पदार्थ है जिस पर वो पक्षी बैठा जाके प्लांट पे बैठ गया, वो प्लांट को पूरा दूषित कर दिया, तो पक्षी उसके द्वारा प्लांट के रोग फैलते हैं। उड़ती धूल के कारण भी प्लांट के रोग फैल जाते हैं। वर्षा के कारण, अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है तब भी, बहती हवा के कारण भी ये प्लांट के रोग फैलते हैं। तो 2018 में क्वेश्चन आया था आईएएस में कि मतलब जो पौधे के रोग किसके किसके द्वारा होते हैं, पक्षियों के द्वारा, उड़ती धूल के द्वारा, वर्षा के द्वारा और बहती हवा के द्वारा। अब यहाँ पर भिंडी के बारे में देखते हैं। ठीक है, भिंडी से पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। किससे होती है, सफेद मक्खी से। तो पीत वर्ण सिरा की बीमारी किससे होती है भिंडी में, सफेद मक्खी से होती है। और एक भिंडी में और बीमारी होती है, येलो वेन मोजाक भी भिंडी की बीमारी है। ये पूछा गया था पेपर में कि येलो वेन मोजैक किसकी बीमारी है, तो ये किसकी, भिंडी की बीमारी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद करना है। आज के बाद आपका क्या है, द एंड हो गया बायोलॉजी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका बायोलॉजी में। इतना अगर आप पढ़ लेंगे, जितना भी हमने नोट्स बनाया है, अब ये आपको कल शाम तक या आज ही दे देंगे हम, ये पूरा आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो ये मतलब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पूरा पीडीएफ एक साथ है कंपाइल करके। मैं जितना भी 14 पीडीएफ है, इस 14 पीडीएफ को पूरी कंपाइल करके आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, लेके बार बार ये पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अगर जहाँ ना समझ में आए वहाँ वीडियो ओपन कर लीजिए, देख लीजिए, आपका पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ये बात करिएगा, जहाँ मतलब जब पेपर दे के आइएगा एक बार मिलाइएगा ज़रूर कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। आएगा, कहाँ से आएगा, घटना चक्र से ही बार बार पूछता है, और कहाँ से पूछेगा। ठीक है, और कुछ हम चीज़ें ऐसे ऐड कर देते हैं जो घटना चक्र में नहीं होता। ठीक है, अपने मतलब वो अदर बुक से देख के ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर ये सब पूरा सीरीज अच्छा लगा जो बायो का, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस पीडीएफ को अपने और दोस्तों में, और इस चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।